नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के सिलेबस और इससे संबंधित थ्योरी नोट्स को देखेंगे, जिससे आपको यह समझ आ जाए कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। यह हिस्ट्री का सिलेबस है, मेजर पेपर 1 का हिस्ट्री का, जिनका भी सेशन 2025 से 2029 तक है, उनका सेमेस्टर 1 का सिलेबस आ गया है और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए अब इस सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में आपको पढ़ना है भारत की अवधारणा, द आइडिया ऑफ भारत। इसमें 5 यूनिट दिए गए हैं। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है भारतवर्ष की अवधारणा। इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष की समझ, उत्पत्ति और इसके विभिन्न ऐतिहासिक नाम, कि इसका प्राचीन नाम क्या था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इन सबको पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट है समय और ब्राह्मण की प्राचीन भारतीय अवधारणा। इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय साहित्य, जितने भी साहित्य जैसे वेद वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, इसके अलावा जैन और बौद्ध धार्मिक साहित्य, स्मृतियां और पुराणों को भी पढ़ना है। इन सब का डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारा यूनिट टू है भारतीय ज्ञान प्रणाली, कला और संस्कृति। इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन लिपियों और भाषाओं का विकास, विशेषकर ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली, प्राकृति और संस्कृति। जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इसको पढ़ना है। अगला है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और प्रमुख केंद्र, जैसे गुरुकुल व्यवस्था, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना है धर्म की भारतीय अवधारणा, विभिन्न दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। अगला पॉइंट है प्राचीन भा, प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और शासन प्रणाली। जैसे प्राचीन समय में राजा का शासन व्यवस्था कैसा था, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। जनपद, महाजनपद और प्राचीन ग्राम स्वराज की बुनियादी अवधारणा को पढ़ना है। हमारा चौथा यूनिट में आपको पढ़ना है विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा। इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में विज्ञान, खगोल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। इसके बाद आपको पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय दृष्टिकोण, प्राकृतिक पूजा और पारंपरिक प्रथाएं। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इसका उद्भव और विकास को पढ़ना है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय अंक प्रणाली, नेचुरल नंबरिकल सिस्टम, शून्य का आविष्कार और गणित के प्रमुख योगदान। जैसे शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट। इसके बारे में आपको पढ़ना है। और हमारा आखिरी यूनिट है यूनिट 5 में आपको पढ़ना है भारतीय आर्थिक परंपराएं। इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार और कौटिल्य के और शस्त्र के प्रासंगिक पहलू। इसके बाद आपको पढ़ना है भूमि स्वामित्व, वन प्रबंधन और प्राचीन कृषि व्यवस्था की अवधारणा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत के प्रमुख आंतरिक और विदेशी व्यापारिक मार्ग, उद्योग और व्यापार परंपराएं। तो ये थी दोस्तों मेजर पेपर हिस्ट्री 1 के सिलेबस, और इसके थ्योरी नोट्स को हम अभी देखेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके थ्योरी नोट्स को देखेंगे। थ्योरी नोट्स में हम सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे।
और इसको समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला यूनिट था भारतवर्ष की अवधारणा। इसमें हम समझेंगे भारतवर्ष की समझ और अवधारणा कि आखिर ये है क्या। प्राचीन भारतीय चिंतन में, यहाँ पे आपको भारतीय चिंतन दिख रहा होगा, इसका मतलब यही है कि भारतीय कल्चर जैसे होता है ना, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, तो इस तरह यह एक भारतीय कल्चर में भारतवर्ष केवल एक भौगोलिक भूभाग नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति और आध्यात्मिक इकाई है। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में भारतवर्ष को एक पवित्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। और जैसे विष्णु पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक का अवधारणा को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। तो इसका भारतवर्ष की जो चर्चा है, ये विष्णु पुराण में एक अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया है। यहाँ संस्कृत में कुछ शब्द लिखे गए, इसका अर्थ को समझेंगे हम लोग। जो भूभाग समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, उसे भारतवर्ष कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया के दक्षिण में जो हिंद महासागर है और अ, उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बीच में हमारा भारत स्थित है, तो उसे ही हम भारतवर्ष कहते हैं। और इसकी संतान को भारतीय यानी भारतीय कहा जाता है। जो हम लोग रहते हैं उसमें, उस भूभाग में, वो उसको हम भारतीय कहते हैं। यह परिभाषा दिखाती है कि प्राचीन काल से ही देश की एक स्पष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमा निर्धारित थी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय समझ और दिख यानी स्थान की अवधारणा। भारतीय ज्ञान परंपरा में समय और स्थान को बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा गया है। समय की अवधारणा, पाश्चात्य चिंतन यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो था, वेस्टर्न कल्चर में समय को रैखिक माना गया है, लेकिन भारतीय दर्शन में समय चक्रीय है। इसमें 4 युगों की अवधारणा है। कौन-कौन से युग हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इन चारों युगों के एक चक्कर को महायुग कहते हैं। इसके बाद कल्प और मनवंतर जैसे बड़े समय परिमाण आते हैं, जो दिखाते हैं कि प्राचीन भारतीय गणना अरबों वर्षों तक की थी। अब दिक् स्थान की अवधारणा, स्थान को केवल मिट्टी या भूमि नहीं माना गया है। जो भारतीय वर्ष की अवधारणा में स्थान को केवल मिट्टी या भूमि नहीं माना गया, बल्कि इसे एक जीवंत सांस्कृतिक प्रतीक माना गया है। नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पूज्य मानकर उन्हें राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया गया है। उदाहरण के लिए, देश के चारों कोनों में 4 धामों की स्थापना संस्कृति स्रोत के रूप में की गई है। और वो 4 धाम कौन से हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 4 धाम कौन से हैं। पहला धाम है जो उत्तर दिशा में है, वो बद्रीनाथ है और ये उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है पश्चिम दिशा में द्वारका धाम और ये गुजरात में स्थित है। तीसरा पूर्व दिशा में है जगन्नाथ धाम और ये ओडिशा में है। और चौथा है दक्षिण दिशा में है रामेश्वर धाम, तमिलनाडु में। तो ये थे 4 धाम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भारतीय साहित्य। इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान को सुरक्षित रखने में साहित्य की सबसे बड़ी भूमि रही है। इसके मुख्य भूभाग निम्नलिखित हैं। इसको हम समझेंगे। भारतीय साहित्य में जैसे वेद जो है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और ये 4 प्रकार के हैं। कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को पहले समझेंगे। यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं के लिए प्रार्थनाएं, मंत्र और सूक्त, मंत्र को सूक्त कहा जाता है, सूक्त है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसके तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में ही 10 मंडल
है और उसमें से गायत्री मंत्र जो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं, सूत्रों इन सब का वर्णन मिलता है। और सामवेद इसमें गाए जाने वाले मंत्रों को संगीत के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इसमें संगीत का चर्चा मिलता है, ठीक है। और यजुर्वेद इसमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के नियम और विधियों का वर्णन है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान उसके नियमों का वर्णन है। अथर्ववेद अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सामाजिक कर्तव्य, दैनिक जीवन के विषय शामिल है अथर्ववेद में। अब वेदांग को समझेंगे। वेदांग वेदों को सही तरीके से समझने और उनके उच्चारण के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और कौन-कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जैसे इसको वेद का अंतिम भाग माना गया है, ठीक है। ये दार्शनिक ग्रंथ है जो आत्मा, ब्रह्म, जीवन और मोक्ष पर चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि उपनिषद जो है इसकी संख्या जो है 108 है और उसमें से ही मुंडक उपनिषद है जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रामायण जैसे इसकी रचना की थी वाल्मीकि द्वारा और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। तो उस समय इसकी इतिहास को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब स्मृति और पुराण को देखेंगे। स्मृति ग्रंथ जिसे मनुस्मृति प्राचीन काल के कानूनी और सामाजिक नियमों के संग्रह है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और प्राचीन राजाओं की वंशावलियों का विस्तृत वर्णन करते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य को आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये प्राचीन भारतीय दर्शन को समृद्ध करते हैं। बौद्ध साहित्य यह मुख्य रूप से पाली भाषा में है। इसमें त्रिपिटक त्रिपिटक जिस कौन कौन से त्रिपिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। जातक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। इसमें बौद्ध धर्म का चर्चा मिलता है बौद्ध साहित्य में। और जैन साहित्य में जैन धर्म के जैन धर्म का चर्चा मिलता है। इन्हें आगम कहा गया है जो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। इनमें भगवान महावीर के उपदेश और जैन दर्शन के सिद्धांत मिले हैं। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे जैन धर्म का जो पहला अनुयायी था वो था ऋषभदेव था और इसमें 23 तीर्थंकर थे। अब हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में हम समझेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली, कला और संस्कृति। भाषा और लिपि का विकास। कि भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ था? प्राचीन भारत में ज्ञान के प्रसार के लिए लिपि और भाषा का विकास बहुत उन्नत था, मतलब जरूरी हो गया था, ठीक है। इसमें प्रमुख भाषा जैसे ब्राह्मी लिपि, इसकी मुख्य विशेषता और ऐतिहासिक महत्व को हम देखेंगे। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आधुनिक देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों की इसे माता कहा जाता था ब्राह्मी लिपि को। इसका ऐतिहासिक महत्व देखेंगे। सम्राट अशोक ने अधिकांश अभिलेखों में इसी लिपि का प्रयोग किया है, ठीक है। सम्राट अशोक जो था अधिकांश अभिलेखों में इसी लिपि का प्रयोग किया है। अब खरोष्ठी लिपि की विशेषता को देखेंगे। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्राचीन उत्तर पश्चिम गंधार क्षेत्र में प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा। और इसका ऐतिहासिक महत्व है, अशोक के उत्तर पश्चिमी अभिलेखों में और प्राचीन सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। अब पाली और प्राकृतिक लिपि को समझेंगे। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये जनता की आम भाषाएं थी जो आसान और सरल थी। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ भी सकते थे। बौद्ध धर्म ने पाली और ज्ञान सॉरी बौद्ध धर्म ने पाली और जैन धर्म ने प्राकृति को अपना माध्यम बनाया ताकि ज्ञान आम जनता तक पहुंचे। इसमें इसमें कहा गया है, बौद्ध धर्म ने पाली और जैन धर्म ने प्राकृतिक लिपि जो था, भाषा जो था, इसको अपना माध्यम बनाया ताकि ज्ञान आम जनता तक पहुंचे। और सांस्कृतिक लिपि को समझेंगे। वैज्ञानिक व्याकरण जो पाणिनि द्वारा व्यवस्थित साहित्य, विज्ञान और उच्च चिंतन की मुख्य भाषा है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, वेद, उपनिषद और काव्यों की रचना इसी भाषा में हुई। इसे ज्ञान की विश्व भाषा माना गया है, संस्कृत भाषा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारतीय कला और वास्तुकला। इसको समझेंगे। भारतीय कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं थी, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश होता था। इसमें मंदिर निर्माण शैलियाँ, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 मुख्य शैली विकसित हुई। और कौन-कौन सी थी ये 3 शैली? नागर शैली, ये उत्तर भारत में अधिकतर मंदिरों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? और द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, उसमें ये द्रविड़ शैली देखने को मिलते हैं। और वेसर शैली, ये दोनों शैलियों का उपयोग मिलता है। विंध्य और कृष्णा नदी के बीच जो दोनों का मिश्रण थे, ठीक है? स्तूप और गुफा वास्तुकला, सांची और सरनाथ के स्तूप वास्तुकला के बेहतर नमूने हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में की गई चित्रकारी और चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर जैसे एलोरा और कैलाश मंदिर प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत दृश्य है। और ये मंदिर कहाँ है? अब अजंता और एलोरा, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे, ठीक है? अब प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और चरित्र निर्माण था, जिसे सविद्या या विमुक्तिय इसे कहा गया है। आपने देखा होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी के लोगों में भी ये वाला शब्द लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, ठीक है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें शिक्षा के मुख्य केंद्र को हम लोग देखेंगे अब। गुरुकुल परंपरा, इसमें छात्र अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ते थे, इसे गुरुकुल परंपरा कहते हैं। यह शिक्षा निःशुल्क थी और इसमें व्यवहारिक ज्ञान और नैतिकता में जोर दिया गया, ठीक है? इसमें व्यवहार, नैतिकता, ये सब को सिखाया गया जाता था अधिक। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें यहाँ सैन्य विज्ञान, चिकित्सा और राजनीति का बड़ा केंद्र था। और ये सब को, जैसे सैन्य विज्ञान, चिकित्सा, ये सब यहाँ पे सिखाया जाता था। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। बिहार में स्थित यह विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ था। अब गुप्त काल में इसको कौन बनाया था? कुमार गुप्त ने। योग, बौद्ध दर्शन और अन्य विधाओं का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है? यहाँ पे मैंने बस इम्पोर्टेंट चीजों को कवर किया है, जिससे आपको पता चले कि पढ़ना क्या है आपको, और आपको समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से लिखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिट 3 में है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम, इसको समझेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धर्म और दर्शन की अवधारणा, ठीक है?
धर्म भारतीय चिंतन में धर्म का मतलब अंग्रेजी का रिलीजन या किसी विशेष संप्रदाय से नहीं नहीं है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, ठीक है, या जो समाज और सृष्टि को धारण करे। यह नैतिक नियम, कर्तव्य और सही आचरण का संग्रह है। मतलब भारतीय अवधारणा में जो रिलीजन है, जो प्राचीन समय में था, उस समय धर्म को कर्म के रूप में देखा जाता था। मतलब जो कोई अगर जिसका पैसा जैसे धोबी का था, या कोई किसान खेती करता था, कोई लोहार था, तो इस तरह से अपने अपने धर्म में बांटे हुए थे, ठीक है। तो यही था धर्म और दर्शन की अवधारणा। दर्शन को समझेंगे। दर्शन का अर्थ होता है देखना या सत्य का साक्षात्कार करना। भारतीय दर्शन को दो मुख्य धाराओं में बांटा गया है, और कौन कौन से हैं ये? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। इसको हम समझेंगे। आस्तिक दर्शन को षड दर्शन भी कहा जाता है, जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। और ये षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन कौन कौन है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नास्तिक दर्शन को समझेंगे। जो वेद को नहीं मानते, इसमें चरवाक यानी कि भौतिकवाद, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन शामिल है। इसमें जो वेद को नहीं मानते हैं, वही कैटेगरी इसमें नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब वासुदेव कुटुंबकम को समझेंगे। महाउपनिषद से लिया गया यह संकल्प भारत के विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें संस्कृत शब्द लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। इसका अर्थ क्या है? यह मेरा है और यह पराया है, ऐसा सोच छोटी बुद्धि, संकुचित मन वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही उनका परिवार यानी कुटुंब होती है। इसका वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यही होता है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार, यानी कि कोई मेरा या कोई पराया ऐसा नहीं होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का यही अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। अब राज्य व्यवस्था और शासन को देखेंगे। जनपद और गणसंघ। वैदिक काल के बाद महाजनपदों का विकास हुआ। इनमें केवल राजतंत्र ही नहीं बल्कि गणसंघ भी थे। जैसे वज्जी और मल, यहाँ निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते थे। आ, जैसे जनपद महाजनपदों का विकास हुआ, 16 महाजनपद थे, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध जो मगध था, वज्जी, मल, ये सब था, ठीक है। ग्राम स्वराज। प्राचीन काल से ही भारत में सभी छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। जो प्राचीन समय में सभी जो प्रशासनिक इकाई था, जितने भी राजा लोग शासन करते थे, उसमें सबसे छोटी इकाई जो ग्राम थी, यानी कि गांव। और गांव को अपनी आंतरिक मामलों की पूरी स्वायत्ता मिली थी। सिर्फ वहाँ गांव का प्रधान होता था, वही वहाँ का सब कुछ देखरेख करता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य द्वारा रचित यह ग्रंथ राजनीति और शासन प्रबंध का महान दस्तावेज है। इसमें राज्य को चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद यानी कि भूभाग और जनता, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी खजाना, दंड, सेना, कानून और मित्र, इन सब वर्गों में बांटे हुए थे, ठीक है। अब हमारा चौथा यूनिट में है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और चिकित्सा। इसको हम समझेंगे। विज्ञान और तकनीकी। इसमें आपको यही पढ़ना है कि प्राचीन समय में विज्ञान का विकास कैसे हुआ था, ठीक है। प्राचीन प्राचीन भारत में विज्ञान और उद्योग बहुत आगे थे। धातु विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ से हमें ज्ञात होता है, ठीक है। सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पर आज तक उसमें जंग नहीं लगा, ठीक है। ये
सबसे बड़ा इसका विशेषता है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण और नगर नियोजन भारतीय तकनीक की उन्नति को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण को बचाने के लिए आध्यात्मिक नियम बनाए गए हैं। नियम को हम लोग समझेंगे। पेड़ों, पीपल, वट, तुलसी और जंगल की पूजा की जाती थी ताकि उन्हें काटा ना जाए। ठीक है। नदियों जैसे गंगा, यमुना, देवी का दर्जा दिया गया ताकि उन्हें स्वच्छ रखा जाए। ठीक है। ऋग्वेद में प्रार्थना है कि आकाश, पृथ्वी, जल और औषधियां सभी शांत और प्रदूषण मुक्त रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा प्रणाली। इसमें आयुर्वेद को समझेंगे। इसे ऋग्वेद, अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद जो है ऋग्वेद और अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। यह स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान है। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता को समझेंगे। महर्षि चरक द्वारा रचित जो काय चिकित्सा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है। इसमें वात, पित्त और कफ त्रिदोष का संतुलन पर जोर दिया गया है। सुश्रुत को समझेंगे। सुश्रुत संहिता क्या है? महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित, जिन्हें सर्जरी का जनक, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसमें प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का वर्णन किया गया है। योग, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखकर इसे व्यवस्थित किया। ठीक है। यह शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का माध्यम है, जिसके 8 अंग हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा को देखेंगे। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव शरीर पंच महाभूतों कौन कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सांख्य प्रणाली और गणित। कि उस समय गणित, सांख्य प्रणाली, इन सब का विकास कैसे हुआ था। शून्य, जीरो और दशमलव प्रणाली। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। और आर्यभट्ट, उन्होंने बताया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण भी बताए। इसने आर्यभट्ट ने। और इसने पाई 3.14 जो हम लोग देखते हैं, इसका सटीक मान भी उसमें निर्धारित किया था आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त, उसमें ब्रह्मगुप्त भी बहुत मशहूर थे। उन्होंने सबसे पहले शून्य के साथ हिसाब करने के नियम दिए। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम की धारणा न्यूटन से सदियों पहले दी थी। इसने ब्रह्मगुप्त ने। अब हमारा आखिरी यूनिट है भारतीय आर्थिक परंपराएं। इसमें हम समझेंगे भारत के आर्थिक विचार। प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वर्ता विधा को माना जाता था। ठीक है। वर्ता के अंतर्गत तीन तीन चीजें आती थी। कौन कौन थे ये थी? कृषि कृषि पशुपालन और वाणिज्य, यानी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड कॉमर्स। ठीक है। भारतीय चिंतन में भारतीय चिंतन में अर्थ को जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक माना गया है। जिसका मतलब है कि संपत्ति कमाना जरूरी है, लेकिन वह हमेशा धर्म यानी नैतिकता के दायरे में होना चाहिए। ठीक है। अब भूमि, जंगल और कृषि की अवधारणा को समझेंगे। भूमि, भूमि को केवल एक
संपत्ति नहीं माना गया, बल्कि उसे धरती माता के रूप में पूज्य माना गया। राजा भूमि का स्वामी नहीं, बल्कि उसका संरक्षक होता है। ठीक है। भारतीय हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई पर विशेष जोर दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में बनाई गई सुदर्शन झील प्राचीन सिंचाई प्रबंधन का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में है। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जंगल, जंगलों को अरण्य देवी माना जाता था। कौटिल्य ने जंगलों को दो भागों में बांटा था, एक जहां से आर्थिक लकड़ी और सामग्री मिली थी और दूसरा जानवरों के संरक्षण के लिए हस्तिबन। ठीक है। उद्योग और व्यापार को समझेंगे अब। प्राचीन भारत का व्यापार और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत समृद्ध था। मतलब भारत में भी व्यापार होता था और इसका विदेशों के साथ भी इसका व्यापार बहुत अधिक होता था। श्रेणी व्यवस्था, व्यापारियों और कारीगरों के अपने संगठन होते थे जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। इनका अपना कानून होता था, ये अपना बैंक चलाते थे, मुद्राएं जारी करते थे और गुणवत्ता निर्धारित करते थे। ठीक है। व्यापार मार्ग, देश के अंदर दो मुख्य मार्ग थे। उत्तरापथ, जो उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम बंगाल तक था, और दक्षिणापथ, जो उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता था। विदेशी व्यापार जैसे रोम, मिस्र, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफी होता था। भारत मुख्य रूप से मसाले, कपड़े और रत्न निर्यात करता था। ठीक है। भारत में जो मसालों का जो व्यापार था वो काफी प्रसिद्ध था। ठीक है। और जिसके बदले में भारी मात्रा में सोना आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत में बहुत अधिक सोना था। ठीक है। तो दोस्तों, थ्योरी थ्योरी नोट्स जो है यहीं पर हमारा थ्योरी नोट समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। इतना ही। थैंक यू।